Hello friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फेजर से रिलेटेड MCQ। उसके बाद यदि हमारी सिंगल फेज प्योरली रजिस्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन है RL, RC, RLC, या फिर सीरीज में या पैरेलल में, क्या क्या हमारे क्वांटिटी सेम होते हैं, सीरीज रेजोनेंस कब होता है, इनसे रिलेटेड, फेजर से रिलेटेड, पोलर से रिलेटेड, रेक्टेंगुलर से रिलेटेड जो भी MCQ है इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यदि हमारे वीडियो लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और इसके आगे के जो भी वीडियो लेक्चर हैं आपको ईजिली अवेलेबल मिलेंगे। और जो भी आपके इलेक्ट्रिकल के टॉपिक्स है, जो भी इलेक्ट्रिकल के मेन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, कमिंग टाइम में आपके उसके वीडियो लेक्चर भी जल्दी ही अवेलेबल मिलेंगे। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन जो हमारा है। पहला क्वेश्चन है द RMS वैल्यू इज 0.07 टाइम्स द वैल्यू। किस वैल्यू का? पिक वैल्यू, इंस्टेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, DC वैल्यू। तो पहली बात तो RMS DC में होता ही नहीं है। तो जो RMS वैल्यू है, मान लीजिए हम वोल्टेज की टर्म में बात करें और किसी साइनसोडियल एवरेज के लिए, तो ये होता है 0.707 V एवरेज इक्वल, सॉरी V RMS, हमें RMS वैल्यू ना V एवरेज इक्वल टू, एक तो रिलेशन होता है V एवरेज इक्वल टू मैक्सिमम के टर्म में होता है 0.707 V मैक्सिमम होता है आपका, ठीक है। और दूसरा, जैसे वी नो डैट द RMS वैल्यू इज 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब यदि हम RMS वैल्यू का और मैक्सिमम V RMS इक्वल टू होता है V मैक्सिमम अपॉन √2, हैंस द RMS वैल्यू इज 0.707 टाइम्स द क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू का होगा आपका, क्योंकि 1/√2 यानी 0.707 मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो किस वैल्यू की होगी हमारी? वो पीक वैल्यू की है ना। पीक वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेनियस, सॉरी पीक वैल्यू इज नोन एज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो जो आपका A होगा, आपका पीक वैल्यू जो होगा आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा, ये A है आपका, A इसका जो होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, द इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर गिवन एज V1 इक्वल टू 60 साइन थीटा, V2 इक्वल टू 40 साइन थीटा माइनस π/3। फाइंड इंस्टेनियस सम। हमें V1 और V2 गिवन है ना, और V1 है 60 साइन थीटा और ये V2 इक्वल टू क्या है 40 साइन थीटा माइनस π। फाइंड द इंस्टेनियस वैल्यू। तो हमें करना क्या है कि हमें इंस्टेनियस वैल्यू क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम करते क्या है कि जब हम x कंपोनेंट फाइंड करते हैं Vx, तो मैग्नीट्यूड के साथ cos लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 60 cos 0 प्लस 40 cos π/3। cos माइनस थीटा, ये माइनस π/3, तो क्या हो जाएगा आपका cos π/3। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद 60 cos 0 1 होता है, 40 cos π/2 क्या हो जाएगा आपका 1/2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 वोल्ट। सिमिलरली हम Vy फाइंड करेंगे, तो Vy हो जाएगा 60 साइन 0 प्लस 40 साइन माइनस π/3। तो 60 साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, साइन 0 0 होता है। 40 प्लस माइनस माइनस 40 साइन π/3, तो ये क्या हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? Vy की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है आपका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ V1 40 वोल्ट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 0 वोल्ट, है ना। जैसे वर्टिकल क्या हो गया आपका 0 हो गया आपका, वर्टिकल कंपोनेंट V2 60, रिजल्टेंट कंपोनेंट हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो ये आएगा आपका 70 वोल्ट। और रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका 30, मतलब 30√3, ये आपका 40 साइन π/3 1/2 ही
साइन सॉरी कॉस 60 क्या होता है आपका, कॉस 60 1/2। और ये फाइनल जो सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा 87.2 वोल्ट, और tan फाई होता है Vy/Vx, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एंगल भी आ जाएगा। तो जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, आपका ए जो होगा आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज 0 व्हेन करंट इज 0, वोल्टेज इज 0, बोथ करंट एंड वोल्टेज आर 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर बहुत ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसको जनरली डिनोट करते हैं cos फाई से, और इसका जो y इक्वल टू यदि हम इसके टर्म में बात करें तो R/Z होता है। एक फार्मूला होता है एक्टिव पावर, क्या होता है, P इक्वल टू VI cos फाई। यहाँ से भाई हम cos फाई के टर्म लिख सकते हैं P/VI, मतलब ये हो जाएगा आपका अपेरेंट पावर और ये हो जाएगा आपका एक्टिव पावर, एक्टिव, और ये कौन सा पावर होता है आपका, अपेरेंट पावर। इन दोनों रेशियो को भी हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब है कि हमारा सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस लगा होगा, यहाँ पे एसी सप्लाई होगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका करंट होगा, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V0 साइन थीटा। तो जब भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है तो वोल्टेज और करंट जो होगा दोनों हमारा क्या होता है, सेम फेज में होता है। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा कि P इक्वल टू क्या होता है, VI cos फाई। पावर इन ए सर्किट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड द कोसाइन ऑफ द फेज एंगल। फेज एंगल इज 0, है ना, फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, VI हो गया आपका, क्योंकि फेज एंगल फाई क्या हो जाएगा, 0, 0 होगा तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI। तो P इक्वल टू हमारा क्या हो गया आपका, V इंटू आई। अब ये 0 तभी होगा या तो हमारा क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज 0 हो जाए, या क्या हो जाएगा आपका करंट 0 होगा, तभी पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 होगी। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका इसका डी, आइदर करंट और वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। नेक्स्ट, कैन ओम्स लॉ बी अप्लाइड इन एन एसी सर्किट? अंडरस्टूड है कि भाई ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड इन AC एज वेल एज DC सर्किट। इससे मतलब नहीं है कि सर्किट AC है या DC सर्किट है। इट कैन बी अप्लाइड इन AC सर्किट बिकॉज द कंडीशन V इक्वल टू IR होल्ड्स ट्रू इवन इन AC सर्किट। बस हाँ, ये डिपेंड करता है कि जो ओम्स लॉ हमारा है, ओम्स लॉ है, वो जो वैलिड होता है वो लीनियर एलिमेंट के लिए वैलिड होता है, लीनियर सर्किट के लिए। हाँ, ये नहीं कहता है चाहे DC हो चाहे AC हो, दोनों केस में क्या होता है आपका वैलिड होता है। तो ए आपका क्या, इसका ऑप्शन क्या क्या था, यस, नो, डिपेंड्स ऑन द RMS करंट, डिपेंड ऑन द RMS वोल्टेज, नहीं, ये आपका यस। इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, करेंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। ओके, तो 3 टाइप के जो पैसिव एलिमेंट होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, RLC। ओके, रेजिस्टेंस का नेचर होता है अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट का क्या करता है, अपोज करता है। इंडक्टर जो होता है एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर भी क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये क्या होता है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो द inductor does not allow a sudden change in a current because if current changes in the inductor occur in 0 time, the voltage becomes 0 which is not possible. Okay, तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका करंट जो होगा आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। नेक्स्ट, इन एन इंडक्टिव सर्किट द वोल्टेज द करंट, वोल्टेज लीड करेगा, लैग करेगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा। तो इसका मतलब है कि यदि सर्किट में मान लो एक प्योरली इंडक्टर लगा दें, है ना, और यहाँ पे सप्लाई दे दें AC सप्लाई, V इक्वल टू V0 साइन थीटा, ये आपकी करंट I हो गई, ये L होगा, ये क्या हो जाएगा VL होगा। तो जब हम डिराइव करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आता है आपका वो आता है आपका, जैसे इंडक्टर के केस में है ना, वोल्टेज जो हमारा क्या होगा V इक्वल टू जो एक्सप्रेशन हो जाएगा
वी नॉट साइन थीटा, तो आई का जो एक्सप्रेशन होगा आई नॉट साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। ओके, या फिर यहाँ साइन पाई बाई 2 होगा। एक इक्वेशन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कि यदि हमने लिख दिया आई इजकल टू आई नॉट साइन थीटा, तो वोल्टेज की जो इक्वेशन होगी वी इजकल टू वी नॉट साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। ये प्लस क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 2, ये क्या करेगा आपका लीड करेगा। ओके, तो इसको याद करने का तरीका, बेस्ट तरीका है कि आप क्या कर लो, आप याद कर लो सीविल, CIVIL। सी पर मान लो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के केस में करंट क्या है आपका आगे है, मतलब कैपेसिटर के केस में करंट क्या करेगी लीड करेगी, और इंडक्टर के केस में एल के क्या है आपका आई है, तो अंडरस्टूड है क्या करेगा आपका ये लैग करेगा। आपका करंट इंडक्टर के केस में क्या करेगी आपकी लैग करेगी। ओके, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपका, अब तो हाँ इसका ऑप्शन क्या क्या हो गया आपका, ऑप्शन हो गया इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट, एक्सप्रेशन इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट द वोल्टेज लीड्स द करंट एंड द करंट्स लैग द वोल्टेज बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। हाउ मच 90 डिग्री, तो वोल्टेज क्या करेगा आपका लीड करेगा। ओके, जैसे इसका फेजर से भी समझ लो, फेजर जो होगा जैसे हम एक्स एक्सिस पे यदि करंट लेंगे आई, तो वोल्टेज जो VL होगा वो 90 डिग्री क्या करेगा आपका लीड करेगा। या इसको हम दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यदि हम एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ले लेंगे तो करंट हमारी क्या होगी 90 डिग्री क्या करेगी लैग करेगी। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सर्किट। रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो रेजोनेंस है आपका, रेजोनेंस कब होता है जब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है आपका सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका C। R के क्रॉस वोल्टेज होगा VR, ये होगा VL, और ये क्या हो जाएगा आपका VC, ये हो जाएगा V इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। तो जब हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस पूरे सीरीज सर्किट में हमारा यहाँ पे करंट क्या होगा सेम होगा, तो एक्स एक्सिस पर क्या ले लेंगे आई ले लेंगे, है ना। अब जब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस के केस में हमारा वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है, इंडक्टेंस के केस में वोल्टेज पाई बाई 2 से क्या होता है लीड करता है, कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है वोल्टेज जो होता है लैग करता है 90 डिग्री से। तो जब भी सीरीज रेजोनेंस होता है तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है ना, VL और VC। जब भी सीरीज रेजोनेंस मतलब फॉर सीरीज रेजोनेंस, ये डेरिवेशन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और VL कैन बी रिटेन एज IXL, VC कैन बी रिटेन एज IXC, दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज XL इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका XC। हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है तो ओमेगा L इक्वल टू XC इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा C, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। और यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी ऑल्सो रीड अंडर रूट LC। तो ये क्या 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 ऑप्शन है, पहला है 1/√LC, √L/C, √LC, LC। तो जो A हो इसका A क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट जो होगा क्या होगा आपका आंसर होगा। तो जब भी आपका सीरीज रेजोनेंस होगा आपका, तो सीरीज रेजोनेंस के केस में जो हमारा ये चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होगी, है ना। एक तो क्या होगा XL इक्वल टू XC, मतलब नेट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उस केस में इम्पीडेंस किसके इक्वल होगा Z इक्वल टू क्या हो जाएगा R हो जाएगा। पावर फैक्टर जो होता है cos फाई क्या होता है R/Z, तो ये क्या हो जाएगा यूनिटी हो जाएगा। मतलब वोल्टेज एंड करेंट जो होगा आर इन सेम फेज। ओके, और इस केस में जो करेंट होती है I जो होती है वो मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि V/Z होगा, और Z किसके इक्वल टू होता है R के केस में, R के इक्वल होता है। नेक्स्ट, तो व्हाट इज द इम्पीडेंस एट रेजोनेंस। ओके, अब डिपेंड करता है, रेजोनेंस जो होता है आपका 2 टाइप का होता है। रेजोनेंस की जब हम बात करेंगे तो 2 टाइप के रेजोनेंस होंगे। एक होगा आपका सीरीज रेजोनेंस
और दूसरा जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, पैरेलल रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या हो जाता है, आर होता है, और इसमें जो होता है पैरेलल रेजोनेंस एल बाई आर सी होता है। तो सीरीज के केस में ये मिनिमम होता है, सीरीज के केस में क्या होगा आपका, ये मिनिमम होगा, तभी करेंट जो होती है वो मैक्सिमम होती है। इस केस में करेंट जो होती है आपकी मैक्सिमम होती है, इसीलिए सीरीज को हम लोग एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं, सीरीज रेजोनेंस को एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। और इस केस में आपका ये मैक्सिमम होता है, जो इम्पीडेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, तो करेंट हमारी क्या होती है, आपकी मिनिमम होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। तो जब हमें सिग्नल को रिजेक्ट करना होगा तो पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे रेजोनेंस में, और जब सेलेक्ट करना होगा, ट्रांसमिट करना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, तो उस देखिए यहाँ से रेजोनेंस में ये होता है, तो जेड इक्वल टू आर, तो जेड की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। ऑप्शन क्या है, मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो बी जो होगा हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेजोनेंस कंडीशन। अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी रेजोनेंस होगा आपका, यदि फेजर डायग्राम से समझे, ये आपका क्या होता है, करंट आई होता है, ये आपका वोल्टेज वी आर होता है, ये आपका वी एल होता है, और ये क्या होता है आपका वी सी होता है। ओके, तो जब भी सीरीज रेजोनेंस होता है तो बोथ आर इक्वल, मतलब जो वी एल और वी सी है, वी एल की वैल्यू, वी एल क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और वी सी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और वी एल इक्वल टू लिख सकते हैं आई एक्स एल, और वी सी इक्वल टू आई एक्स सी। मतलब क्या है कि सीरीज रेजोनेंस में क्या होगा कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो इस केस में क्या क्या ऑप्शन है कि हमारा ये एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल लेस देन एक्सी, व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एंड व्हेन एक्सी इन्फिनिटिव हो गया। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों वैल्यू क्या होती है, नेट रिएक्टेंस हमारा जीरो होता है, तो सी क्या हो गया आपका, आंसर होगा। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन रेजोनेंस कंडीशन। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो रेजोनेंस का कंडीशन होता है उसमें फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है, जो हमारा यदि ओमेगा की टर्म में बात करेंगे तो 1/√LC, और यदि हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करेंगे तो ये होता है 1/2π√LC। तो एट रेजोनेंस कंडीशन द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम सिंस द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होती है। ओके, तो ऑप्शन क्या क्या है, मिनिमम, मैक्सिमम, कैन नॉट बी डिटरमाइन, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी जो होगा आपका क्या होगा, सॉरी बी जो होगा आपका क्या होगा, आंसर होगा, बी जो होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, इन एन RLC सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज यूज्ड एज वेक्टर रिफरेंस। जैसे मान लीजिए RLC सर्किट, ये आपका रजिस्टेंस हो गया, ये आपका इंडक्टेंस हो गया, और ये कैपेसिटेंस हो गया। ये आप मान लीजिए सप्लाई दे दीजिए आप, ये आपका क्या हो गया, AC हो गया, ये रजिस्टेंस हो गया, ये इंडक्टेंस हो गया, और ये कैपेसिटेंस हो गया। और यदि हम सप्लाई देंगे तो V इक्वल टू AC सप्लाई V नॉट साइन थीटा। तो हम क्या रेफरेंस लेते हैं फेजर के लिए, वोल्टेज लेते हैं, रजिस्टेंस लेते हैं, रजिस्टेंस इम्पीडेंस करंट, वोल्टेज रजिस्टेंस इम्पीडेंस करंट। इन एन RLC सर्किट द वोल्टेज इज ऑलवेज यूज्ड एज ए रिफरेंस, है ना, क्यों, एंड अकॉर्डिंग टू द फेजेज ऑफ द वोल्टेज द फेज ऑफ द अदर पैरामीटर इज डिसाइडेड। ओके, तो हम क्या कर देते हैं, वोल्टेज को क्या करते हैं, रिफरेंस लेते हैं। नेक्स्ट, इन एन RLC सर्किट द पावर फैक्टर इज ऑलवेज। RLC सर्किट में अभी हमने बात किया था कि जो पावर फैक्टर है उसको cos फाई से लिखते हैं, और इसको फार्मूला होता है R/Z, है ना। तो ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, डिपेंड ऑन द सर्किट, जीरो होगा। तो cos फाई इक्वल टू R/Z, और ये दोनों वैल्यू क्या होती है आपकी, इक्वल होती है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 होगी। तो पावर फैक्टर 1 होगा, मतलब इन एन
RLC series circuit, the power factor depend on number of resistor and inductor in the circuit, hence it depend on the circuit. तो किस पे डिपेंड करेगा? आपका सर्किट पे डिपेंड करेगा। तो इसका सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ओके, इन ए पैरेलल सर्किट वी कंसीडर रेजिस्टेंस इंस्टेड ऑफ इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, एडमिटेंस। पैरेलल का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टेंस हो गया और ये क्या हो गया? आपका कैपेसिटेंस हो गया। ये किस में कनेक्ट हो गए? आपके पैरेलल में हो गए, है ना। जब भी करंट डिवाइड होगी, जो भी आई होगी, I1, I2 एंड क्या हो जाएगा? ये मान लो I1 हो गया, I2 हो गया और ये क्या हो गया? आपका I3। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हम पैरेलल सर्किट में हम इम्पीडेंस को कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं? एडमिटेंस है। किससे एडमिटेंस को Y से डिनोट करते हैं और Y इक्वल टू क्या होता है? 1/Z। एडमिटेंस क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज नोन एज एडमिटेंस। तो क्या होगा? इन ए पैरेलल सर्किट we consider admittance instead of impedance, where admittance is the reciprocal of impedance। तो क्या आंसर हो जाएगा? जो डी होगा आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, which among the following is the correct expression for impedance? Z equal to Y, Z equal to 1/Y, ZY square, Z equal to 1/Y square। तो Z equal to 1/Y क्या होता है आपका? मतलब we know that impedance is the reciprocal of admittance, hence the correct expression for impedance is Z equal to 1/Y। ओके, तो B जो होगा आपका क्या होगा? आंसर होगा। इन ए पैरेलल सर्किट with any number of impedance, the voltage across each impedance is इक्वल होगा, डिवाइड होगा, प्रोपोर्शनल होगा, जीरो होगा। और हम जानते हैं इन पैरेलल सर्किट द करेंट अक्रॉस द सर्किट वेरी वेयर द वोल्टेज रिमेन द सेम। सो वोल्टेज अक्रॉस ईच इम्पीडेंस इज इक्वल टू द सर्किट। जैसे मान लीजिए ये आपका रजिस्टेंस है और ये आपका इंडक्टेंस है, ये मान लीजिए ये आपका क्या है? कैपेसिटेंस है और यहाँ पे हमने सप्लाई दे दिया। तो अंडरस्टूड है कि पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होती है ना, लेकिन वोल्टेज सबके लिए क्या होगा? आपका कॉमन होगा, है ना। तो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि वोल्टेज हमारा क्या होता है? सेम होता है, करंट हमारी क्या होती है? डिवाइड होती है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका वोल्टेज जो होगा आपका, इसका जो ऑप्शन होगा ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। यदि हमारे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को आप क्या करिए? लाइक एंड सब्सक्राइब